वेलकम टू यूपीएससी हिंदी मीडियम एग्जाम, जहां हम आपको यूपीएससी, एसएससी, पीसीएस एग्जाम की तैयारी कराते। अगर हम ईंटों से बनी एक बहुत बड़ी दीवार को देखें तो मतलब सब कुछ कितना ठोस और स्थिर लगता है ना? ऐसा लगता है कि निर्माण का काम बस खत्म हो चुका है और अब वहाँ कुछ नहीं हो रहा। हाँ, बिल्कुल। हम अक्सर इंसानी शरीर या किसी बड़े पेड़ को भी तो इसी नज़रिए से देखते हैं। बस मांस, हड्डियों या लकड़ी का एक स्थिर ढांचा। सही कहा, लेकिन अगर उस ढांचे की सबसे छोटी इकाई मतलब उस एक अकेली ईंट के अंदर झांकने की तकनीक हमारे पास हो तो वह शांत ईंट अचानक एक बेहद शोर शराबे वाले एक हलचल से भरे महान नगर में बदल जाती है। बिल्कुल। और सच बताऊं तो विज्ञान की दुनिया में जो चीज़ बाहर से जितनी शांत दिखती है, अंदर से वो उतनी ही जटिल होती है। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी बुनियादी इकाई यानी कोशिका या सेल के इसी रहस्य को खोलने वाले हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ, क्योंकि यह महज एक ईंट नहीं है। ये अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है। मतलब एक विशाल हाथी से लेकर पानी की बूंद में तैरने वाला एक सूक्ष्म बैक्टीरिया तक, सब कुछ इसी एक ईंट की अलग-अलग व्यवस्थाओं का ही तो परिणाम है। ये बहुत ही दिलचस्प है। इंसान का दिमाग हमेशा से ये मानता रहा था कि जो आंखें नहीं देख सकती वो मौजूद ही नहीं है। सदियों तक हमें पता ही नहीं था कि हमारे ही शरीर के अंदर खरबों छोटे-छोटे शहर धड़क रहे हैं। तो फिर बदलाव कैसे आया? मतलब 17वीं सदी के मध्य में अचानक लेंस बनाने की तकनीक में कोई क्रांति आती है क्या? हाँ, वहीं से विज्ञान का पूरा नजरिया बदल गया जब 1665 के आसपास रॉबर्ट हुक ने पेड़ की एक सूखी छाल यानी कॉर्क के टुकड़े को अपने बनाए एक बेहद शुरुआती माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो उन्हें छोटे-छोटे खाली डिब्बे दिखाई दिए। अच्छा। हाँ, और उन्होंने लैटिन भाषा के शब्द सेल्यूला का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब होता है छोटा कमरा। आज हम जिसे सेल कहते हैं वो वहीं से आया है। लेकिन एक सेकंड, कॉर्क तो पेड़ का मृत हिस्सा होता है ना? तो क्या रॉबर्ट हुक ने जो देखा वो असल में कोई धड़कता हुआ शहर नहीं था? मतलब उन्होंने सिर्फ एक खंडहर देखा था। बिल्कुल सही पकड़े। उन छोटे कमरों की सिर्फ बाहरी दीवारें बची थीं, अंदर का सारा जीवन सूख चुका था। असली जीवित शहर को देखने के लिए तकनीक को थोड़ा और उन्नत होना था। तो फिर पहली बार जीवित कोशिका किसने देखी? कुछ ही सालों बाद ल्यूवेनहॉक ने, जब उन्होंने ज्यादा बेहतर लेंस के जरिए बारिश के पानी की एक बूंद को देखा, तब जाकर इंसान ने पहली बार जीवित कोशिकाओं को तैरते और हिलते डुलते देखा। अरे वाह, बारिश के पानी की बूंद में? हाँ, यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि कैसे ये विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट था। अचानक से साबित हो गया कि एक बूंद पानी के अंदर भी करोड़ों की आबादी वाला एक पूरा समाज बसता है। ये सोचना ही दिमाग चकरा देता है कि जिस पानी को हम बेजान समझते थे वो जीवन से भरा हुआ था। बिल्कुल। और इसके बाद तो जैसे इस सूक्ष्म दुनिया के रहस्य सुलझाने की होड़ मच गई। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने उस छोटे कमरे के मुख्य नियंत्रण कक्ष यानी केंद्रक या न्यूक्लियस को खोज निकाला। और फिर पुरकंजे ने उस तरल पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया है ना? हाँ, प्रोटोप्लाज्म। और फिर श्लीडन और श्वान जैसे वैज्ञानिकों ने यह स्पष्ट कर दिया कि दुनिया का हर पौधा, हर जानवर इन्हीं सूक्ष्म इकाइयों से बना है। इसे ही आज हम कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी कहते हैं। क्या बात है। अच्छा, तो अब जब हमें पता है कि ये छोटे कमरे या शहर मौजूद है, तो चलिए सीधे कोशिका के बाहरी दरवाजे पर चलते हैं। मतलब कोई भी शहर इस तरह खुला तो नहीं रह सकता कि कोई भी अंदर आ जाए। बिल्कुल नहीं, एक मजबूत बाउंड्री बहुत जरूरी है और जंतु कोशिकाओं में इस बाउंड्री का काम प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। तो ये किसी दीवार की तरह होती है? नहीं, ये लिपिड और प्रोटीन से बनी बहुत ही लचीली परत होती है। तो क्या हम प्लाज्मा झिल्ली को किसी वीआईपी क्लब के बाहर खड़े बाउंसर की तरह मान सकते हैं जो सिर्फ लिस्ट में मौजूद चुनिंदा लोगों को ही अंदर जाने देता है? ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। ये झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य होती है, मतलब सिलेक्टिवली परमिएबल। ये बाउंसर सक्रिय रूप से तय करता है कि ऑक्सीजन जैसी जरूरी गैसें अंदर आएं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाए। और ये गैसों का लेन देन होता कैसे है? कोई खास प्रक्रिया है? हाँ, इसे विसरण या डिफ्यूजन कहते हैं। बड़ी खामोशी से चलता है ये, जहां गैसें अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बहती हैं और पानी के अंदर बाहर जाने को परासरण या ऑस्मोसिस कहते हैं।
और अमीबा जैसे जीव तो इसी झिल्ली का इस्तेमाल खाना खाने के लिए भी करते हैं ना? बिल्कुल, वे इतने चतुर हैं कि इसी लचीली झिल्ली को मोड़कर अपना खाना चारों तरफ से घेर कर निगल लेते हैं। इस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। लेकिन बाउंसर वाली ये व्यवस्था तो जानवरों और इंसानों के लिए ठीक है। पेड़ पौधों के मामले में क्या होता है? मतलब वो तो भाग नहीं सकते ना बारिश या ठंड में। यही तो बात है। पौधों को जानवरों की तरह सिर्फ लचीलेपन की नहीं बल्कि कठोरता की जरूरत होती है। इसलिए प्रकृति को उनके लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच बनाना पड़ा है, जिसे कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। अच्छा, तो ये सेल वॉल प्लाज्मा झिल्ली के भी बाहर होती है? हाँ, बिल्कुल बाहर। सेल्यूलोज की बनी एक बेहद सख्त और मोटी दीवार। ये कवक यानी फंगी और बैक्टीरिया में भी होती है। तो इसका मतलब अगर पौधे को किसी बहुत ही गाढ़ा नमकीन पानी में रख दें तो क्या होगा? यहीं पर जीव द्रव्य कुंचन यानी प्लाज्मोलाइसिस देखने को मिलता है। ऑस्मोसिस के कारण कोशिका के अंदर का सारा पानी बाहर खिंच जाता है। तो क्या कोशिका पिचक जाती है? अंदर से पिचक जाती है। बाहर की वो सख्त कोशिका भित्ति अपनी जगह मजबूती से खड़ी रहती है, लेकिन अंदर का सारा तरल पदार्थ सिकुड़कर एक कोने में जमा हो जाता है। बाप रे। अच्छा, बाहरी दीवारों की ये व्यवस्था तो समझ में आती है, बाउंसर पार कर लिया हमने। लेकिन जब हम शहर के अंदर जाते हैं तो क्या सारे शहर एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर हम बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये सीधे तौर पर जीवन के क्रमिक विकास की कहानी बयां करता है। कुछ कोशिकाएं किसी प्राचीन साधारण गांव की तरह हैं और कुछ आधुनिक महानगरों की तरह। तो क्या ये जो प्राचीन गांव वाले मॉडल हैं, यही प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं? हाँ, ये आकार में बहुत छोटी होती हैं, मुश्किल से 1 से 10 माइक्रोमीटर। इनमें चीजों को अलग रखने के लिए कोई स्पष्ट कमरे या झिल्लियां नहीं होती। मतलब कोई वीआईपी रूम या अलग से किचन नहीं है? बिल्कुल नहीं। इनका आनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए बस ऐसे ही बीच में बिखरा रहता है। कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता। इसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। बैक्टीरिया इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। एक जिज्ञासु छात्र के नजरिए से सोचूं तो अगर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं इतनी सरल हैं और उनमें कोई केंद्रक भी नहीं है, तो फिर वे इतने अरबों सालों से सरवाइव कैसे कर रही हैं? ये एक बहुत ही लाजवाब सवाल है, लेकिन सर्वाइवल के लिए हमेशा जटिल होना जरूरी नहीं है। अच्छा। हाँ, बैक्टीरिया बहुत तेजी से अपनी संख्या बढ़ाते हैं, कम ऊर्जा में जिंदा रह सकते हैं और म्यूटेशन के जरिए खुद को बदलते माहौल में तुरंत ढाल लेते हैं। लेकिन फिर हमें यूकैरियोटिक कोशिकाओं की जरूरत क्यों पड़ी, जिनसे पौधे और जंतु बने? क्योंकि जब प्रकृति को बड़े जीव बनाने थे, जैसे पेड़ या इंसान, तो उसे एक ही समय में हजारों अलग अलग काम करने वाली कोशिकाओं की जरूरत पड़ी। यहीं से यूकैरियोटिक कोशिकाओं का उदय हुआ। मतलब महानगर बन गए? बिल्कुल। ये बड़ी होती हैं और इनमें हर काम के लिए एक अलग झिल्ली से घिरा हुआ कमरा या अंगक होता है। तो चलिए अब इस आधुनिक महानगर के बिल्कुल बीचों बीच चलते हैं। इसका हेडक्वार्टर मतलब केंद्रक या न्यूक्लियस। हाँ, ये पूरे सिस्टम का बॉस है। इसकी दोहरी दीवार होती है जिसमें छोटे छोटे छिद्र या पोर्स होते हैं, ताकि बॉस के आदेश बाहर जा सकें। बिल्कुल। और इस नियंत्रण कक्ष के अंदर सबसे सुरक्षित तिजोरी में जो रखा है वो है क्रोमैटिन और क्रोमोसोम। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। क्या मैं इसे ऐसे समझ सकता हूँ कि जब कोशिका आराम कर रही होती है तो डीएनए उलझे हुए ऊन के गोले जैसा होता है, जिसे क्रोमैटिन कहते हैं? बिल्कुल। और जब कोशिका को 2 हिस्सों में बंटना होता है तो वो सारा ऊन सुलझकर सलीके से लपेट दिया जाता है, जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। हाँ, और ये लपेटने की प्रक्रिया इसलिए होती है ताकि विभाजन के समय डीएनए की कोई भी जानकारी खो ना जाए। उस डीएनए के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को हम जीन कहते हैं। वही जीन जो ये तय करता है कि आंखों का रंग कैसा होगा, मतलब एक तरह का इंस्ट्रक्शन मैनुअल। 100%। लेकिन एक ब्लूप्रिंट अपने आप इमारत नहीं बना सकता। उसे पढ़ने वाले मजदूर और फैक्ट्रियां चाहिए। और ये फैक्ट्रियां कौन सी हैं? यह जिम्मेदारी अंतर्द्रवी जालिका उठाती है। इसे हम ईआर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये झिल्लियों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसके 2 हिस्से होते हैं ना? हाँ, खुरदरी ईआर और चिकनी ईआर। खुरदरी इसलिए क्योंकि उस पर कुछ चिपका होता है? बिल्कुल, उस पर राइबोसोम चिपके होते हैं। ये राइबोसोम बॉस के आदेश को पढ़कर शरीर के लिए प्रोटीन बनाते हैं। और चिकनी ईआर क्या करती है? वह वसा या लिपिड बनाती है। और ये दोनों मिलकर जो प्रोटीन और लिपिड बनाते हैं, उससे नई झिल्लियां बनती हैं, जिसे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं।
वाह, तो बस सामान बना और काम खत्म। नहीं, चिकनी ईआर का एक और बहुत बड़ा काम है चिकित्सा विज्ञान के नजरिए से। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, वो क्या है? हमारे लिवर में यही चिकनी ईआर जहर और बाहरी दवाओं को डिटॉक्सिफाई करने का काम करती है। शरीर में कोई दवा या रसायन जाए तो ये उसे रासायनिक रूप से तोड़कर उसका जहरीलापन खत्म कर देती है। अरे वाह, मतलब लिवर की सफाई वाली पूरी प्रक्रिया इसी ईआर पर टिकी है। लेकिन जब फैक्ट्री में सामान बन गया तो उसे शहर में बांटने का काम कौन करता है? यहीं पर कोशिका के पैकर्स एंड मूवर्स आते हैं, गोल्जी उपकरण। कैमिलो गोल्जी ने इसे खोजा था और 1906 में उन्हें नोबेल भी मिला। तो ये ईआर के साथ मिलकर काम करता है, टीम वर्क। बिल्कुल, ईआर कच्चा माल बनाता है और गोल्जी उसे पैक करता है, उस पर रासायनिक टैग लगाता है और सही जगह भेज देता है। मतलब सप्लाई चेन बहुत तगड़ी है कोशिका की। हाँ, और गोल्जी एक और चीज बनाता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम मतलब कोशिका का कूड़ा घर या सफाई कर्मचारी? सही कहा, किसी भी फैक्ट्री में कचरा तो निकलता ही है। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं, लेकिन इसका एक और नाम है, आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग्स। आत्मघाती थैली, ये तो बहुत डरावना नाम है। डरावना है, लेकिन जरूरी भी। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि कोशिका खुद को क्यों नष्ट करेगी। जब कोशिका खराब हो जाती है या वायरस से संक्रमित होती है तो ये लाइसोसोम फट जाते हैं और अपनी ही कोशिका को पचा लेते हैं। हाँ, क्योंकि अगर खराब डीएनए वाली कोशिका बच गई तो वो कैंसर बन सकती है। इसलिए पूरे शरीर को बचाने के लिए उस एक शहर को कुर्बान करना पड़ता है। ओह, ये तो बहुत ही ड्रामेटिक लेकिन जरूरी कदम है। अब शहर में फैक्ट्रियां चल रही हैं, सफाई हो रही है, तो बिजली भी तो चाहिए। बिल्कुल चाहिए, और ये बिजली आती है माइटोकॉन्ड्रिया से, कोशिका का पावर हाउस। जो एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाता है ना? एनर्जी करेंसी। एकदम सही। इसकी भीतरी झिल्ली बहुत ज्यादा मोड़ी हुई होती है ताकि ऊर्जा बनाने के लिए ज्यादा सतह मिल सके। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक बात बहुत अजीब है। मैंने पढ़ा है कि इसके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। अरे, जब सारे अंग केंद्रक के आदेश पर काम करते हैं तो ये इतना आत्मनिर्भर कैसे है? क्या ये कभी एक स्वतंत्र जीव रहा होगा? आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। इसे एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कहते हैं। अरबों साल पहले माइटोकॉन्ड्रिया सच में एक स्वतंत्र बैक्टीरिया था। फिर क्या हुआ? एक बड़ी कोशिका ने उसे निगल लिया, लेकिन उसे पचाने के बजाय दोनों के बीच समझौता हो गया। बड़ी कोशिका ने सुरक्षा दी और माइटोकॉन्ड्रिया ने भरपूर ऊर्जा। बाप रे, मतलब हमारी हर कोशिका असल में दो अलग अलग जीवों का गठबंधन है। बिल्कुल, इसे एक तरह का चिमेरा कह सकते हैं। इवोल्यूशन का ये सबसे बड़ा चमत्कार है। ये सच में दिमाग हिला देने वाला है। अच्छा, जंतु कोशिका का शहर तो हमने देख लिया, लेकिन पौधों के शहर में कुछ अलग इमारतें भी होती है ना? हाँ, पौधों को तो अपना खाना खुद बनाना होता है। इसके लिए उनके पास प्लास्टिड्स होते हैं। क्या ये वही है जिसमें क्लोरोफिल होता है? हाँ, रंगीन प्लास्टिड्स को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं और इसी का एक प्रकार है क्लोरोप्लास्ट, कोशिका का रसोई घर। ये प्रकाश संश्लेषण करता है। और फूलों और फलों के जो चटक रंग होते हैं, वे भी इन्हीं क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। इसके अलावा रंगहीन ल्यूकोप्लास्ट भी होते हैं जो स्टार्च या तेल जमा करते हैं। और मजे की बात, इनका भी अपना डीएनए होता है। वाह, पौधों में एक और चीज बहुत बड़ी होती है, रसधानी या वैक्यूल्स, है ना? बिल्कुल, जंतुओं में ये या तो होती नहीं या बहुत छोटी होती हैं, लेकिन पौधों में ये पूरी कोशिका की 50 से 90% जगह घेर लेती हैं। तो ये स्टोरेज बैग है। स्टोरेज बैग भी और पानी से भरा गुब्बारा भी। ये कोशिका को कठोरता या टर्जिडिटी देती है। तो क्या यही कारण है कि जब हम पौधे को पानी देना भूल जाते हैं तो ये थैली सिकुड़ जाती है और पौधा मुरझा जाता है? बिल्कुल सही। अंदर का पानी सूखा, गुब्बारा पिचका और तनाव खत्म। पौधे खड़े नहीं रह पाते। वैसे जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन के लिए सेंट्रोसोम होता है जो पौधों में नहीं होता। उनकी ताकत इसी रसधानी से आती है। कोशिका विभाजन की बात आई है तो एक शहर से दो शहर कैसे बनते हैं? इसके मुख्य रूप से 2 तरीके हैं।
पहला है समसूत्री विभाजन या मिटोसिस। ये तो शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए होता है ना? हाँ, जैसे चोट लग जाए तो। हाँ, इसमें एक कोशिका से बिल्कुल वैसी ही 2 नई कोशिकाएं बनती हैं। गुणसूत्रों की संख्या एकदम बराबर रहती है। और दूसरा तरीका? वो है अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस। ये सिर्फ प्रजनन के लिए होता है। इसमें एक कोशिका से 4 नई कोशिकाएं बनती हैं। और गुणसूत्र आधे हो जाते हैं। इंसान में 46 से 23। लेकिन आखिर इस सब का क्या मतलब है? आधा क्यों करना? ये प्रकृति का अद्भुत गणित है। मियोसिस का काम युग्मक यानी गैमीट बनाना है, माता का अंडाणु और पिता का शुक्राणु। अच्छा, ताकि जब वे दोनों मिलें तो 23 और 23 मिलकर वापस अगली पीढ़ी में 46 क्रोमोसोम बन जाएं। बिल्कुल, अगर ऐसा न हो तो हर पीढ़ी में डीएनए दोगुना होता जाएगा और जीवन का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। क्या बात है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, जिसे हम मांस का एक ठोस टुकड़ा या बेजान लकड़ी समझते हैं, वो खरबों व्यस्त महानगरों का समूह है। एकदम। बॉस केंद्रक में बैठा है, माइटोकॉन्ड्रिया बिजली दे रहा है, लाइसोसोम सफाई कर रहा है और बाउंसर पहरा दे रहा है। बिना इस टीम वर्क के जीवन संभव ही नहीं है। ये समन्वय ही जीवन है। एक भी गलती हुई तो सब खत्म। इस पूरी दुनिया को समझने के बाद भी एक ऐसा विचार है जो गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। वो क्या? जरा सोचिए, हमारे शरीर की हर एक कोशिका के केंद्रक में बिल्कुल एक जैसा डीएनए रूपी इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। सब जगह एक ही किताब है। बिल्कुल। तो फिर लिवर की कोशिका को कैसे पता चलता है कि उसे लिवर बनना है और जहर साफ करना है? और दिमाग की कोशिका को कैसे पता चलता है कि उसे दिमाग बनकर न्यूरॉन्स फायर करने हैं? वे एक ही किताब के अलग अलग पन्ने कैसे पढ़ रही हैं? यह सवाल जीवन विज्ञान के सबसे गहरे रहस्यों में से एक की ओर इशारा करता है। और शायद यही रहस्य याद दिलाता है कि भले ही सूक्ष्म महानगर के कई दरवाजे खुल चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ समझना बाकी है। इसलिए अगली बार जब भी कोई पत्ता या अपना हाथ देखें तो याद रखें, ये सिर्फ एक सतह नहीं, खरबों धड़कते शहरों का ब्रह्मांड है। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही।